हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये सेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हम अगर अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम पाएंगे कि जो लोग हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऐसा काम जिसके बदले में हमें कुछ पैसा मिले। ठीक है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान कोई मजदूरी कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिलेगा तो उसका एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। वहीं अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बदले क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है ना, तो आपका पढ़ाई करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपकी मम्मी आपको अगर खाना बना के खिलाती है तो आपका मम्मी का जो एक्टिविटी है क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आप उसके बदले मम्मी को पैसा नहीं देते हैं। समझ रहे बात कर रही। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है, मतलब आम शब्द में बोला जाए कि पैसा कमाना। ठीक है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो लोग अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए मिलते हैं। कुछ लोग जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सामान, फिजिकल सामान प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टीचर हो गए। ठीक है, वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर्स आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, वो कोई सामान नहीं देते हैं। तो कुछ लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो कई सारे एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सब एक्टिविटीज़ को अलग अलग करके पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इजी तरीका क्या होगा पढ़ने का? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज़? तो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम, दैट इज़ क्लासीफाई देम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। कुछ एक कंडीशन के साथ इन सब एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया जाए कि ये सब एक टाइप की एक्टिविटी है, ये सब अलग टाइप की एक्टिविटी है और ये सब अलग टाइप की एक्टिविटी है। इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स बनेगा, इसी ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? सेक्टर्स। तो ये जो टॉपिक था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग ग्रुप्स में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का नेचर कैसा है, किस टाइप का एक्टिविटी है, उस आधार पर टोटल एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कल्टीवेशन ऑफ कॉटन ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको एक क्रॉप सीजन के अंदर ग्रो करना पड़ता है। और कॉटन प्लांट का ग्रोथ के लिए हम लोग मेनली नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट पर डिपेंडेंट रहते हैं, बट नॉट इंटायरली। क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए हमें कुछ और भी चाहिए होगा ना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब तो नेचुरल सामान नहीं है, सब तो आर्टिफिशियल मैन मेड सामान है। ठीक है, तो लेकिन जो भी हो, कुछ मैनमेड सामान तो लगता ही है इस कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए, लेकिन ज़्यादातर मेनली हमें क्या चाहिए? नेचुरल सब्सटेंस चाहिए, जैसे कि मिट्टी हो गया, सनशाइन हो गया, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया। ये सब चीज़ नेचुरल फैक्टर्स हमें चाहिए होता है। और इस एक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या है? कॉटन का खेती करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉटन मिलेगा। और ये कॉटन कौन सा प्रोडक्ट है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की एक्टिविटी को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, और ये आता है प्राइमरी सेक्टर के अंडर में। एक बार अगर रिकैप करें कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, तो प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, पहला बात। दूसरा, हम लोग इसमें मेनली बट नॉट इंटायरली नेचुरल फैक्टर पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये दूसरा बात याद रखना है। और तीसरा बात, यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक्टिविटी आएगा प्राइमरी सेक्टर के अंडर में। बात कर रहे को समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अब हम डेयरी का एग्जांपल लेते हैं। तो डेयरी में क्या होता है? हम लोग जानवरों से दूध निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, जानवरों के लिए चारा जो है उस पर डिपेंडेंट हो रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस पर हम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं। और प्लस यहाँ का जो प्रोडक्ट है मिल्क, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो डेयरी भी कौन सा एक्टिविटी में आ गया? प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया। समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर हम माइनिंग करें तो यहाँ पे निकलेगा क्या? मिनरल्स एंड ओर्स निकलेंगे, तो ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो माइनिंग भी क्या हो गया? एक प्राइमरी सेक्टर के अंदर आने वाला एक्टिविटी हो गया। तो वो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। समझ रहे हैं? और इसको प्राइमरी ही नाम क्यों दिया गया है? प्राइमरी मतलब बेसिक। स्कूल एजुकेशन में भी प्राइमरी बोला गया है छोटे क्लास को ना। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को नाम प्राइमरी से इसलिए दिया गया है क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। हम बाकी कोई भी सामान बनाए, सबसे नीचे में क्या आता है? प्राइमरी आता है। प्राइमरी सेक्टर से आने वाला सामान को यूज़ करके ही आगे कोई भी सामान बनता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी सेक्टर बना है।
सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब ज़्यादातर सामान हम प्राइमरी सेक्टर से जो लेते हैं वो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री इन सब चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम से जानते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। तो अगर हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें नेचुरल प्रोसेस का यूज़ हो रहा है तो ये कौन सा सेक्टर में आने वाला एक्टिविटी है, तो आपको लिखना होगा प्राइमरी सेक्टर, समझे। चलिए और भी आगे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पूरा टॉपिक को खत्म करते हैं फिर देखेंगे क्वेश्चंस। फिलहाल आपको यहाँ से याद क्या क्या चीज़ रखना है, देखिए प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन याद रखिएगा प्राइमरी एक्टिविटी का, कि इसमें नेचुरल रिसोर्स का यूज़ होता है, नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं हम लोग, नेचुरल फैक्टर या फिर नेचुरल प्रोसेस पे, ठीक है। और यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ये तीन इसका मेन फीचर्स है। एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल आप ये याद रखिएगा, कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, डेयरी, मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। चलिए तो ये हो गया पहला प्राइमरी सेक्टर। अब आते हैं दूसरे सेक्टर जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। देखते हैं इसमें कौन से एक्टिविटी आते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स are changed into other forms through the ways of manufacturing that we associate with industrial activity। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट आया हुआ है, ठीक है, उसको उस पर हम लोग थोड़ा काम कर देते हैं। काम करने को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं उस पर थोड़ा, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर, नेचुरल प्रोडक्ट मतलब ये प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं, बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग मेनली एसोसिएट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। तो प्राइमरी के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसका काम होता है सेकेंडरी में, ठीक है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई नेचर बट हैज़ टू बी मेड। ये वर्ड यहाँ पे की वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे नेचर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नेचर का सारा काम इसमें हो रहा था ऊपर वाले में प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेड, मैन्युफैक्चरिंग कुछ का काम हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इसेंशियल। कुछ ना कुछ इस पर आपको इंसान द्वारा काम कराना ही पड़ेगा, तभी वो जो एक्टिविटी है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आएगा। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। और ये जो काम है आप ये चाहे तो आप अपने घर में करवा सकते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में करवा सकते हैं या फिर किसी वर्कशॉप में करवा सकते हैं, ठीक है। बस मतलब इतना है कि उस पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। चलिए फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, देखिए कॉटन फाइबर मिला हमें प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है, हमें क्रॉप के रूप में कॉटन फाइबर मिल गया। अब इस कॉटन फाइबर पे हम काम करेंगे और क्या बनाएंगे, इसका सबसे पहले धागा बनाएंगे जिसको यार्न बोलते हैं, ठीक है। और उस धागे से फिर क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। तो क्लॉथ पे कुछ ना कुछ इंसान ने काम किया है ना, मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉथ है ये एक बोलेंगे मेकिंग ऑफ क्लॉथ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का एक्टिविटी है, समझे। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए शुगर केन जो था ये प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। इसको हम लोग कुछ काम करके क्या बना दिए, शुगर बना दिए, फिर गुड़ बना दिए। तो ये शुगर और गुड़ किसका प्रोडक्ट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिट्टी को जो इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी जहाँ तक खोद के निकालने का बात है तो ये एक आता है प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी। लेकिन उस मिट्टी को यूज़ करके अगर हम ब्रिक बना लेते हैं या फिर उस ब्रिक को इस्तेमाल करके घर या फिर बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो ये ब्रिक हाउस बिल्डिंग बनाने का काम जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। समझ रहे बात क्या कह रही। चलिए तो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो चूँकि मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम था एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का भी एक और नाम आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। चलिए तो दो क्लासिफिकेशन अभी तक हमने देख लिया है, एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। अब आते हैं तीसरे पे जिसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। इसमें कौन से एक्टिविटीज़ आते हैं, चलिए देखते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करती है। समझ में नहीं आया, चलिए और समझते हैं। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process। ये एक्टिविटी
कोई एक गुड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टर्शरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटी आते हैं यहाँ से कोई सामान बन के नहीं निकलेगा, लेकिन ये लोग एक हेल्प पहुँचाते हैं, फिर सपोर्ट पहुँचाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब ये कौन सा हेल्प और कौन सा सपोर्ट पहुँचाते हैं, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, ट्रक्स या फिर ट्रेन्स के जरिए, और उसको होलसेल या फिर रिटेल शॉप में बेचना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, ये काम आता है टर्शरी सेक्टर के अंडर में। उसी तरीके से कभी कभी नेसेसरी हो सकता है उस सामान को स्टोर करने के लिए, तो स्टोरेज का जो सर्विस है ये भी आ जाएगा आपका टर्शरी सेक्टर के अंडर में। फिर कभी कभी हमें फ़ोन से बात करना पड़ सकता है, चिट्ठी भेजना पड़ सकता है, या फिर प्रोडक्शन या फिर ट्रेड कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ बैंक से उधार लेना पड़ सकता है। तो बैंकिंग जो एक्टिविटी है, ये सब जो सर्विस है, ये कौन सा आता है, टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है। तो इसका एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल तैयार कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, अब चूंकि ये सब एक्टिविटीज़ से कोई गुड्स जनरेट नहीं होता है, क्या जनरेट होता है, सर्विसेज जनरेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका भी एक और नाम पता चल गया। अब देखिए कुछ और एग्जांपल है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प नहीं करती है, लेकिन वो भी सर्विस सेक्टर के अंडर आती है। वो एग्जांपल कौन से हैं, देखिए, सर्विस ऑफ वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। ये सब भी सर्विसेज है, लेकिन ये सब ऐसी जनरल सर्विसेज है। ये सब का कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब आते हैं सर्विस सेक्टर में। फिर उसी तरीक़े से जो रिसेंट टाइम्स में इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब भी अब एग्जांपल हो गए हैं सर्विस सेक्टर के। ये लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये हो गया तीनों क्लासिफिकेशन। चलिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि पहला क्वेश्चन रहेगा कि एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर। तो आप बताइएगा टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि क्लासीफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। फिर बोलेंगे मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ ईच। फीचर बताना है तो आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखते जाना है, ठीक है। जो अंडरलाइन की है उतना तैयार कर लीजिएगा तो काफ़ी होगा। यही सब कुछ क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब एक आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखिए, हमने देखा कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, या फिर 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो तीनों सेक्टर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों सेक्टर हाईली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। अब ये इस पे कैसे डिपेंडेंट है, 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 वो सब अभी समझेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इफ़ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर कैन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। अब यहाँ पे कोई किसान है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि ये शुगर कैन प्रोडक्शन कर रहा है, नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये तो फार्मिंग तो आता है प्राइमरी सेक्टर के अंडर में, ठीक है। अगर ये किसान ये शुगर कैन बेचने से मना कर दे किसी एक पर्टिकुलर शुगर मिल को, तो ये शुगर मिल तो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका तो मेन रॉ मटेरियल ही है शुगर कैन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो ये शुगर मिल किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे प्राइमरी एक्टिविटी इफेक्ट कर रहा है सेकेंडरी एक्टिविटी को। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी जो है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। फिर यहीं पे उल्टा बात भी हो सकता था कि मान लीजिए कि ये जो शुगर मिल है, इसने ये शुगर कैन खरीदने से मना कर दिया, तब ये फार्मर क्या शुगर कैन ग्रो कर पाएंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे ना, क्योंकि इनका सामान तो बिक ही नहीं रहा है, तो फार्मर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अगली बार खेती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है और सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईली इंटरडिपेंडेंट है ये लोग, समझ रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में सर्विस को भी हम लोग डाल सकते हैं बीच में। जैसे कि मान लीजिए ये फार्मर ने शुगर कैन ग्रो किया, प्राइमरी सेक्टर है, और यहाँ पे शुगर मिल है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब ये शुगर कैन को ये फार्मर बेचने के लिए भी तैयार है मान लीजिए, और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है शुगर मिल, और ये खरीदने के लिए भी तैयार है। लेकिन शुगर कैन को अब यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कुछ तो सर्विस चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी चाहिए। ट्रांसपोर्ट आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर में। अगर वो ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे
दोनों का ही काम नहीं बनेगा, दोनों का ही काम रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है दोनों ही डिपेंडेंट है किस पर, टर्शरी सेक्टर पर, ट्रांसपोर्ट पर। समझ रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, हम इसको पढ़ेंगे, आप सिर्फ इतना समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन if companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt. If they cannot quickly switch to other crops, cotton prices will fall. तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमें समझ में आ रहा है। एक है कॉटन कल्टीवेशन, प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी, बोल सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, और दूसरा है कंपनीज। ठीक है, इन दोनों का बीच का रिलेशन दिखाया गया है। तो कौन किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे बोला गया कि अगर कंपनीज इंडियन मार्केट से ना खरीदे, मतलब ये कॉटन कल्टीवेशन का जो प्रोडक्ट है वो ना खरीदे और कहाँ से कर ले, इसका जुगाड़ इंपोर्ट करवा ले दूसरे कंट्रीज से, तो ये कॉटन कल्टीवेशन कैसे इफेक्ट होगा। ये लोग के पास, इन लोग का प्रॉफिट काफ़ी कम जाएगा अगर इन लोग का सामान नहीं बिकेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है किस पे, कंपनीज, जो आता है सेकेंडरी एक्टिविटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि फार्मर्स बाई मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है किस पे, ये सब किसके अंडर आता है, ट्रैक्टर, पंप सेट, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे यहाँ पे। ठीक है, और एक एग्जांपल है यहाँ पे कि पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड, और imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetables, milk etc. from rural areas. पीपल जो है, जो इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको खाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये खाना स्ट्राइक की वजह से इनके पास ना पहुँचे, ट्रांसपोर्टर, लॉरीज ये सब स्ट्राइक कर दे, तो सर्विस सेक्टर बंद हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब टर्शरी सेक्टर बंद हो गया, और ये बंद होने से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये यहाँ पे काम नहीं चलेगा इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर है वो डिपेंडेंट है सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर पे। समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि विद द एग्जाम्पल ऑफ शुगर कैन, या फिर किसी और भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बताइए कि कैसे तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये बेस्ट शुगर कैन वाला एग्जांपल लीजिएगा और समझा दीजिएगा। ठीक है, अपना लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिया गया है, बताना है ये कौन से सेक्टर में फॉल करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सबसे पहला है टेलर। तो टेलर क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा टर्शरी सेक्टर के अंडर में। ठीक है, फिर देखिए बास्केट वीवर, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक बास्केट मिलेगा, और बास्केट पे कुछ काम किया हुआ है इसने, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया है यहाँ पे। फ्लावर कल्टीवेशन, जो प्रोडक्ट है, फ्लावर है यहाँ पे, तो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंडर में। मिल्क वेंडर जो है, ये क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है, दूध आपको सिर्फ घर में पहुँचा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर के अंडर में। ठीक है, अगर डेयरी होता तो प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आता। अब देखिए फिशरमैन है, तो फिशरमैन क्या करते हैं, मछली कैच करते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मछली है, तो ये आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंडर में। फिर प्रीस्ट, ये लोग तो टर्शरी में आएंगे। कुरियर सर्विस टर्शरी में आएंगे। वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, बताइए क्या होगा, यहाँ का प्रोडक्ट क्या निकलता है, मैच बन के निकलेगा, मैच बॉक्स, तो ये आ जाएगा किसमें, सेकेंडरी में। मनी लेंडर, बैंकिंग से रिलेटेड काम, टर्शरी के अंडर आता है। गार्डनर, चूँकि यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के अंडर आएगा ये। पॉटर, मिट्टी का बर्तन आपको बन के मिलेगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, सेकेंडरी के अंडर आएगा ये। फिर बी कीपर, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हनी मिलेगा, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राइमरी के अंडर आएगा ये। एस्ट्रोनॉट सर्विस टर्शरी में आएगा। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, ये भी आएगा टर्शरी के अंडर। समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स।
अब देखिए ये तीनों जो सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीनों ही सेक्टर्स में अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि यहाँ पे कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और नंबर 2 हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और कितना लोग हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब अब हमें 2 चीज़ पे मेनली फोकस करना है, नंबर 1 प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, कितना लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये काम को कैसे करें। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, कैसे हम हर एक गुड्स एंड सर्विस को काउंट करें और कैसे हम लोग टोटल प्रोडक्शन को निकालें, ठीक है। अगर हम एक एक सामान को गिनने लग जाए, सुई, धागा, ठीक है, बुक्स, पेन, कितना सारा ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम एक एक करके काउंट करने लग जाए तो ये क्या होगा, इट वॉन्ट मेक सेंस, आप पागल हो जाएंगे, ठीक है, एक एक सामान को काउंट करते करते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। इकोनॉमिस्ट लोगों ने ये सजेस्ट किया, जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं उसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम हर एक गुड्स एंड सर्विस को ना काउंट करके उनका वैल्यू को काउंट करेंगे, ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वैल्यू से क्या समझते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट ₹8 पर kg, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी ₹80,000। मान लीजिए आपने 10,000 गेहूँ बेचा 8 रुपये पर kg के हिसाब से, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आया, 80,000। उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए 5,000 नारियल को 10 रुपये पर कोकोनट करके बेचा गया तो वैल्यू कितना मिलेगा, 50,000। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 80,000 और 50,000, 1,30,000, ठीक है। तो ये काउंट होगा टोटल प्रोडक्शन 1,30,000, ना कि ये कि आपने 10,000 kg वीट खरीदा और 5,000 kg कोकोनट खरीदा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हम सिर्फ क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, टोटल प्रोडक्शन कितना है, 1,30,000, ठीक है। सिमिलरली द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। उसी तरीके से हर एक सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वैल्यू निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है, जिसको शॉर्ट में जीडीपी बोलते हैं। अब अभी हम लोग जीडीपी के बारे में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको साइड में रखिए, जीडीपी हटाइए, अभी आप सिर्फ इसको समझिए, ठीक है। देखिए लेकिन अब यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन लेना होगा, एक सावधानी बरतना होगा। वो सावधानी क्या है, हमें ध्यान रखना होगा कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का ही वैल्यू इंक्लूड करें, बाकी किसी का वैल्यू इंक्लूड ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको भी। देखिए मान लीजिए कोई एक किसान है, फार्मर है, वो गेहूँ बेच देता है एक आटे के मिल को 8 रुपये पर kg के हिसाब से, समझे इतना। फिर वो जो फ्लोर मिल है वो उस गेहूं को ग्राइंड पीसता है और उसको एक बिस्किट कंपनी को बेच देता है 10 रुपये पर kg के हिसाब से। फिर वो बिस्किट कंपनी उस आटे को यूज़ करता है प्लस शुगर, ऑयल, ये सब को यूज़ करता है और पैकेट ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस कर देता है। फिर वो एक पैकेट बिस्कुट को 15 रुपये के हिसाब से बेचता है, ठीक है। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60, 60 रुपये में बेचता है। तो फाइनल जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को कितना में मिल रहा है, 60 रुपये में मिल रहा है। तो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, यहाँ पे बिस्किट को फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो फाइनल गुड वो गुड होते हैं जो फाइनली कंज्यूमर के पास रीच करते हैं, ठीक है। तो गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स का डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे बिस्किट, ठीक है, ये कंज्यूमर के पास पहुँच रहा है, तो ये बिस्किट हो गया एक फाइनल गुड और इसका दाम कितना है, 60 रुपीज़। तो ये 60 रुपीज़ को हम लोग काउंट करेंगे टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही काउंट करते हैं, तो देखिए इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट, द वीट फ्लोर आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो बिस्किट ब्रांड में हमें जो सामान लगा था, आटा हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब सामान को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए जो सामान लगता है उस सामान को इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये शुगर, ऑयल जो और ये जो फ्लोर है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स एग्जांपल हो गया, और बिस्किट जो है ये एक फाइनल गुड का एग्जांपल हो गया। अब कौन सा गुड फाइनल गुड होगा और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड होगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये शुगर है, अगर कोई कंज्यूमर इसे खरीद के खा लेता है या फिर चाय में डाल के पी लेता है, तो यही शुगर उसके लिए फाइनल गुड हो गया, क्योंकि वो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुँच रहा है।
उसी तरीके से ये ऑयल भी है, अगर कोई कंज्यूमर डायरेक्टली ऑयल खरीद ले रहा है तो ये ऑयल उसके लिए फाइनल गुड हो गया। लेकिन अगर कोई इंसान इस शुगर को खरीद के उसका बिस्किट बना रहा है तब ये शुगर उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। बात तो को समझ रहे हैं। तो कौन सा गुड इंटरमीडिएट होगा और कौन सा फाइनल होगा ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। वही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है किसी सिचुएशन में और वही गुड फाइनल भी हो सकता है किसी सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि जब हम टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे, हम जब टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस ही काउंट करें। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन निकालते वक्त ये 60 रुपीज़ के साथ साथ चीनी का दाम भी जोड़े, ऑयल का दाम भी जोड़े और फ्लोर का दाम भी जोड़े, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डबल काउंट कर रहे हैं। क्योंकि ये 60 रुपीज़ में जो कंपनी ने दाम रखा है बिस्किट का 60 रुपीज़, इसमें तो आटे का दाम भी है, चीनी का दाम भी है, ऑयल का दाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है 60 रुपीज़ में। अगर हम अलग से इन तब को भी जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि जो 60 रुपीज़ का बिस्किट है, यहाँ पे फ्लोर का दाम, ऑयल का दाम, शुगर का दाम, ये सब इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो वही लिखा है कि टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट। सही नहीं होगा, क्योंकि देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम। एक ही चीज़ का दाम हम लोग कई बार जोड़ रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के आता है, देखिए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। टोटल प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया गया है कि किसी भी सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं एक साल के अंदर में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उस सब का वैल्यू को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसी ऐसे ही हर सेक्टर का निकाले, तीनों सेक्टर का निकाले और उसको ऐड कर दे, सम अप कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मिलेगा ऑफ अ कंट्री। अब ये टर्म आपने कई बार सुना होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जीडीपी का एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, क्योंकि ये डोमेस्टिक है, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, डोमेस्टिक है, तो इसीलिए तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है ये, तो इसको जीडीपी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक बार फ्लो में पढ़ते हैं, बार बार टूट जा रहा है। जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। काफ़ी सिंपल सा इजी डेफिनेशन है। तो जीडीपी ये शो करता है कि कोई भी इकोनॉमी कितना बड़ा है, जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतना बड़ा वो इकोनॉमी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में जीडीपी मेज़र कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो टास्क है जीडीपी मेज़र करने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कैरी आउट करती है, ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन टेरिटरीज कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, ये और भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में, उन सब के साथ मिलके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। किस चीज़ के ऊपर? कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, उनका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, और उनका प्राइस क्या है, और फिर उनका वैल्यू कैलकुलेट करके जीडीपी कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे जो बताए थे, एक ये और एक ये, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हाउ डू दे हेल्प इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, जीडीपी में कैसे ये हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा, ये रहा, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज मीन्ट बाय जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। समझ में आ गया। फिर पूछेंगे कि हाउ इज जीडीपी मेजर्ड इन इंडिया, जीडीपी इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है, तो इस बात को आप समराइज कर दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अगर हम हिस्ट्री पे गौर फरमाए और खासकर से उन कंट्रीज़ के हिस्ट्री पर गौर फरमाए जो अभी डेवलप्ड है, पहले तो वो डेवलप नहीं थी, तो उनका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस चीज़ को हम अगर देखें तो हम पाएंगे कि जब वो लोग स्टार्टिंग स्टेज में थे, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में थे, तब जो प्राइमरी सेक्टर जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था।
अब यहाँ पे हम जब भी इंपॉर्टेंट सेक्टर या फिर ज़्यादा रोल प्ले करता है ऐसा शब्द बोले तो इसका मतलब आप दो चीज़ समझिएगा। इंपॉर्टेंट सेक्टर है मतलब ये दो सेंस में इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, टोटल प्रोडक्शन जो है वो इसका ज़्यादा था कंपेरिजन टू बाकी सेक्टर, और नंबर टू, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ये ज़्यादा प्रोवाइड करता था। कौन? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा प्रोवाइड करता था कंपेयर टू जो बाकी दो सेक्टर्स है, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में ऐसा कुछ हुआ करता था ये डेवलप कंट्रीज़ के इतिहास में। ठीक है, तो जैसे जैसे फार्मिंग का मेथड्स ग्रो किया, एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रॉस्पर करने लग गया, लोग अब बाकी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर चुके थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स बन चुके थे, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी करते थे, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब जॉब भी लेने लग गए थे। लेकिन फिर भी इतना डेवलपमेंट का बावजूद भी इनिशियल स्टेज में, एट दिस स्टेज मतलब इनिशियल स्टेज में, ज़्यादातर गुड्स जो था वो नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब प्राइमरी सेक्टर के हुआ करते थे, और ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन और जैसे जैसे वक्त बीता तब क्या हुआ, देखिए न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आने लग गया। ठीक है, फैक्ट्रीज बनने लग गए, उनका एक्सपेंशन होने लग गया। वो लोग जो पहले फार्म में काम करते थे वो अब कहाँ पे जा रहे थे? फैक्ट्रीज में जाने लग गए काफ़ी बड़े नंबर्स में। पीपल बिगैन यूजिंग मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट। चूँकि फैक्ट्री में बने हुए सामान चीप रेट में हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे एक साथ में बहुत ज़्यादा सामान बन जाता है, मास प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे चीपर रेट्स में सामान मिलते हैं, तो लोग ज़्यादा अब इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रीफर कर रहे थे। तो अब देख रहे कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लोग प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर जा रहे थे सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को मिलने लग गया। ठीक है, हेंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज। सेक्टर का इंपॉर्टेंट चेंज हो गया। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा था? सेकेंडरी सेक्टर। इंपॉर्टेंट रोल मतलब टोटल प्रोडक्शन में भी ये आगे था, एम्प्लॉयमेंट में भी आगे था कंपैरिजन टू बाकी दो सेक्टर्स, प्राइमरी और टर्सरी। ठीक है, फिर और जैसे जैसे आगे वक्त बीता अब क्या हुआ, देखिए देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी इन डेवलप कंट्रीज़। जो डेवलप कंट्री है उसमें एक और शिफ्ट देखने को मिला। अब लोग सेकेंडरी से किस में शिफ्ट हो चुके थे? टर्सरी में शिफ्ट हो गए थे, मतलब टर्सरी सेक्टर ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन कर रहा था और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा था। वो यहाँ पे लिखा है, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। तो टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही केस में सर्विस सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि सर्विस सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कहाँ से आ गया, ये तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करती है। तो ये लोग सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और इनका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस वैल्यू को ही टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं, समझे। तो एक जनरल पैटर्न क्या बन गया यहाँ पे जो डेवलप कंट्री में देखा गया, पहले यहाँ इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करता था, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में ये शिफ्ट हुआ और उसके बाद ये टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया। तो ऐसा कुछ ट्रेंड रहा है डेवलप कंट्रीज़ का। तो क्या यही ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो हुआ है कि पहले प्राइमरी पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट, फिर सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करने लग गया, फिर टर्सरी सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करने लग गया? क्या ये ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिला? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में देखते हैं कि यहाँ पे कैसा ट्रेंड रहा है इन तीनों सेक्टर्स का ग्रोथ का। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स। इसमें जीडीपी बताया गया है बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे इस ग्राफ में आप तीन कलर देख रहे हैं, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्सरी सेक्टर, मतलब ये अगर टोटल जीडीपी है तो उसमें से इतना हिस्सा टर्सरी सेक्टर से आया हुआ है, इतना हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर से और इतना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से आया हुआ है। ठीक है, चलिए और क्या क्या है, यहाँ पे दो ईयर को कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहला ईयर है 1973-74 और दूसरा है 2013-2014। बता सकते हैं इन दोनों के बीच में गैप कितना है? तो आप बोलेंगे सिंपल है, 2013 में से 1973 माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें इस ग्राफ में बताया गया है कि हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। बताया गया है कि इन 40 साल के पीरियड में कितना जो जीडीपी है वो कितना ग्रोथ हुआ है। पहले इतना था, अब ये इतना हो गया है, काफ़ी ग्रोथ हुआ है। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तब जाके हम डिटेल में इस ग्राफ को और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द ग्राफ। ठीक है, नंबर 1, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेटा दिया है जीडीपी का 1973-74 के लिए। तो इस तीनों ही सेक्टर में कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था? तो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब जो प्राइमरी सेक्टर था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14। अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन है? तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कलर तो इसका ग्रीन का दिख रहा है। इसका मतलब अभी जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो कौन है? टर्शरी सेक्टर है। समझ रहे हैं इतना? चलिए, ये सबको याद भी करते चलना है आपको, हाँ, कि 2013-14 में टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और 1973 में जो प्राइमरी सेक्टर था वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। इन 40 साल के पीरियड में ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर था वो इसमें भी ग्रोथ दिख रहा है, रेड में भी ग्रोथ दिख रहा है और ग्रीन में भी ग्रोथ दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में है? तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शरी सेक्टर। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14। 13-14 में इंडिया का जीडीपी कितना था? तो देख लेते हैं ग्राफ से ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। 55 लाख और उससे थोड़ा सा ऊपर है, मान लेते हैं 56 लाख जो था वो इंडिया का जीडीपी था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये तो था बेसिक क्वेश्चंस। अब क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस ग्राफ को देख के, देखिए। तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। हम देख रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 एंड 13-14 वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज। तीनों ही सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा है, जैसा कि हमें इस ग्राफ में भी दिख रहा है, लेकिन इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इन 13-14 द टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में कौन है? टर्शरी सेक्टर। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 रीज़न से इस बुक में 4 रीज़न बताया गया है जिस वजह से जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है इंडिया के लिए। नंबर 1, इन एनी कंट्री कुछ सर्विस ऐसे होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। ये सब कुछ ऐसे सर्विसेज है जिसको बेसिक सर्विस बोलते हैं और ये सब सर्विस किसी भी कंट्री में चाहिए ही होता है। ठीक है, और इसको पहुंचाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? गवर्नमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये सब सर्विसेज डेवलप हो। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ है। इंडिया में इसी वजह से ये एक रीज़न है कि टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये सब सर्विसेज इसके अंडर आते हैं। ये पहला रीज़न, क्योंकि ये सब सर्विसेज क्या है? बेसिक सर्विस है, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। दूसरा रीज़न क्यों कि टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी, वो है ये कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, मतलब जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा वैसे वैसे सर्विस का डिमांड भी इंक्रीज होता जाएगा। वो यहाँ पे लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक। इन सब सर्विसेज का डिमांड बढ़ते जाता है। तो बोल सकते हैं ये भी एक रीज़न है कि जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी में डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा सर्विसेज का डिमांड यानी टर्शरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ या फिर टर्शरी सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ है। तो 2 रीज़न अभी तक हमने देखा। आते हैं तीसरे रीज़न पे। तीसरा रीज़न है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना वैसे वैसे कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल होते हैं वो लोग डिमांड करते हैं कुछ ज़्यादा सर्विसेज, जैसे कि ईटिंग आउट, टूरिज़्म, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, जिम्स। इन सब सर्विसेज का डिमांड बढ़ता जाता है जब लोगों का इनकम बढ़ता है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब लोगों का इनकम बढ़ा तो इन सब सर्विसेज का डिमांड बढ़ा और इन सबको खोलना पड़ा। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ किया है इंडिया में। ठीक है, तीसरा रीज़न भी हमने देख लिया। और आते हैं चौथे रीज़न पे। पिछले दशक से हम क्या देख रहे हैं? कुछ नए टाइप के सर्विस देख रहे हैं।
जो कि बेस्ड है ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT पे जो बेस्ड है, ठीक है। ये आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है और इसेंशियल भी हो चुका है, और इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया फ़ोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब काफ़ी तेज़ गति से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टर्शरी सेक्टर का इतना ग्रोथ पे, ठीक है। तो ये 4 रीज़न आप तैयार कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही डायरेक्टली आ जाएगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। लेकिन एक बात हमें अब यहाँ पे याद रखना होगा कि सर्विस सेक्टर का सभी सर्विसेज इक्वली ग्रो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब 2 टाइप का सर्विस को डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ तो ऐसे सर्विसेज है जिनका नंबर्स लिमिटेड है, ठीक है, और इसमें जो हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन इनका जो नंबर है वो काफ़ी लिमिटेड है, कम नंबर है। सर्विस सेक्टर में जो वर्कर है वो ज़्यादातर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेनली जो स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो गए, जो छोटे छोटे काम करते हैं, ज़्यादातर इनका ही नंबर है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। ये लोग बहुत ही मुश्किल से अपना जो लिविंग है वो अर्न कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोग को ये काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, कोई दूसरा काम इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो मजबूरी में उन्हें ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है। जो भी पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा अगर नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम आगे भी चल के इसमें डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये हमने बात कर लिया टोटल प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन के मामले में किसका बोलबाला है? टर्शरी सेक्टर का बोलबाला है, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तीनों ही सेक्टर में। अब बात करेंगे किसके ऊपर बताइए? अब बात करेंगे हम लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। हमेशा हम लोग 2 ही फैक्टर लेके चल रहे हैं चैप्टर में, टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट। तो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? देखते हैं। ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन GDP। यहाँ पे ग्राफ 2 दिया गया है, इसमें बताया गया है कि GDP में किस सेक्टर का कितना परसेंटेज है। मतलब अगर 100% GDP है तो 1973 में जो ये था टर्शरी सेक्टर था वो इतना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था GDP में, और जो प्राइमरी सेक्टर था वो इतना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था GDP में, अप्रॉक्स 40% के आसपास, ठीक है। और यही डेटा 2013-14 में आके कुछ ऐसा चेंज हो जाता है। अब देखिए कितना जो अगर 100% GDP है तो उसमें सिर्फ ये कितना है, लगभग 10-15% होगा। 15% ही सिर्फ क्या है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है GDP में। बाकी मैक्सिमम हिस्सा GDP में किसका आ रहा है? टर्शरी सेक्टर से आ रहा है, ठीक है, और उससे कम हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट while there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment। तो GDP का या फिर टोटल प्रोडक्शन का बात करें तो शेयर तो चेंज हुआ है। पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्राइमरी सेक्टर प्ले कर रहा था, अब उसका इंपॉर्टेंस कमा है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? टर्शरी सेक्टर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट तो देखने को मिला है इन GDP, लेकिन इसी टाइप का शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिला है। मतलब देखिए, ग्राफ 3 shows the share of employment in 3 sectors in 77-78 एंड 17-18। ये एक और ग्राफ है, इसमें बताया गया है कि किस किस सेक्टर में कितना परसेंटेज ऑफ लोग एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल 1977 में प्राइमरी सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस सेक्टर में 71% लोग एम्प्लॉयड थे, और टर्शरी सेक्टर में 18% लोग एम्प्लॉयड थे, ठीक है। लेकिन 2017-18 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 44% लोग एम्प्लॉयड है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है यहाँ पे। और टर्शरी सेक्टर जो कि इतना रुपया कमा के देता है ये सेक्टर, उसमें सिर्फ 31% लोग एम्प्लॉयड है। समझ रहे बात का गहराई? तो सेम शिफ्ट, जो शिफ्ट हमें GDP में देखने को मिला, GDP में जो देखिए टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस तो बहुत बढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा रुपया कमा के दे रहा है, और प्राइमरी सेक्टर बहुत कम पैसा कमा के दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में वो कम पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कम लोग लगे हुए हैं। समझ रहे बात का गहराई? वो यहाँ पे दिया गया है। द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? जब इस सेक्टर से कमाई घट गया तो इस सेक्टर से लोग निकल के इन सब सेक्टर्स में क्यों नहीं गए, ठीक है, ये शिफ्ट क्यों नहीं देखने को मिला? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ये दो जो सेक्टर है ना, सेकेंडरी और टर्शरी, यहाँ पे इनफ जॉब ही क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में लोगों को इधर ही रहना पड़ा। अब देखिए इसको और डिटेल में समझते हैं। Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times,
ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट बाई अराउंड 3 times। सिंपल शब्दों में बोले, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन है वो 9 गुना बढ़ा, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 गुना बढ़ा। समझ रहे? और वहीं अगर टर्शियरी सेक्टर का बात करें तो वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन 14 times ग्रो कर गया इस 2 पीरियड में, 77 से 78 से लेके 2017-18 तक। इस 2 पीरियड में, ये भी 40 साल का ही पीरियड है, ठीक है। तो इस 2 पीरियड में टोटल प्रोडक्शन 14 गुना बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना ही बढ़ा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाया सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग इसी में एम्प्लॉयड है, इसीलिए सिमिलर शिफ्ट नहीं देखने को मिला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। आपसे पूछेंगे कि वाई डिडंट शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। क्या तो ऐसा देंगे? नहीं तो यही लाइन सीधा उठा के दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये जितना भी है इट इज़ बिकॉज से लेके ये पूरा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 times तक, यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। आधे से ज़्यादा लोग जो है वो किस में, प्राइमरी सेक्टर में अभी भी एम्प्लॉयड है, मेनली एग्रीकल्चर में। और ये लोग सिर्फ जीडीपी का 1/6 ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग मिलके कम पैसा कमा के दे रहे हैं, मतलब ये है। और इसके ठीक उल्टा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो बाकी जो जीडीपी है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है और आधे से कम लोगों को ये एम्प्लॉय है, मतलब कम लोगों में ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है ये। तो ऐसा कुछ मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पीपल वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर में से कुछ लोग को हटा भी लेंगे ना, फिर भी प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगा, उतना ही प्रोड्यूस होता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग बिना काम के यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इट मीन्स इज डैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। जितना जरूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। कुछ लोग को निकाल भी लेंगे तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्कर्स जो है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। अब मान लीजिए ये ज़मीन है, इसमें 4 लोगों का काम है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, ऐसा नहीं कि 8 लोग काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो 8 लोग काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग को निकाल भी लेंगे तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं, सब बिजी है, लेकिन अपना फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे, दे वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और कोई भी इंसान, मान लीजिए ये इंसान अगर बाहर से देखेगा तो इसको तो लगेगा कि 8 का 8 लोग काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान को एक नज़र में क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है? नहीं समझ में आएगा ना। इसका मतलब इस टाइप का एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हिडन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक और टर्म है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो नहीं दिखता है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, सो हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इंसान ऐसे बैठा हुआ है जिसका पास कोई काम नहीं है तो उसका बेरोजगारी तो सबको दिख जाएगा, लेकिन कोई बिना मतलब का काम करके भी बिजी है, फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहा है, उसका बेरोजगारी नहीं दिखता है। इसलिए इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आगे यहाँ पे बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कुछ लोगों को हटा भी लेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। और वो लोग को हटा के कहीं और काम करवाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि ये रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है, ये हमें बाकी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर में ये होता है। देखिए, ऐसे हज़ारों कैजुअल वर्कर्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं, जो डेली एम्प्लॉयमेंट सर्च करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को कभी पेंटर का काम मिल जाता है, कभी प्लम्बर का काम मिल जाता है, कभी रिपेयर पर्सन की तरह काम करते हैं, और भी कुछ अलग अलग तरीके का काम करते हैं।
लेकिन ज़्यादातर लोगों को रोज़ काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे तो आपको इनको देखेंगे तो कभी ये काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो इनका अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिखता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कभी काम कर रहे हैं, कभी काम नहीं कर रहे हैं, तो ले देकर बोलेंगे ये एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या असली में ये एम्प्लॉयड है? फुल पोटेंशियल लोग से काम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि लोग को रोज़ काम नहीं मिल रहा है, कभी बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग। इसी तरीके से हम कभी कभी देखते हैं कि जो रास्ते में कोई ठेला वाला है वो अब ठेला पुश कर रहा है, कुछ बेच रहा है, और दिन भर वो ठेला चलाता है लेकिन कुछ बिकता नहीं है, बहुत कम बिकता है और बहुत कम पैसा वो कमाता है। तो वो पूरा दिन तो बिता लेता है लेकिन बहुत कम पैसा कमा के आता है। तो यह क्या उसका यहाँ पे फुल पोटेंशियल यूज़ किया जा रहा है? नहीं। अगर उसको अच्छे काम में लगाया जाए तो वो कुछ और भी ज़्यादा कमा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये लोग, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं, ये लोग ऐसा काम क्यों नहीं ढूंढते हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा इनकम, ज़्यादा अपना पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा इसलिए है, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है लोगों के पास। ठीक है, नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। कोई अल्टरनेटिव दूसरा काम है ही नहीं, तो लोगों को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बाकी सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है। अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बनेगा कि द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू एग्रीकल्चर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। तो आपको ये पूरा ये पैरा को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो जो हम चीज़ अंडरलाइन किए हैं उस चीज़ को आप लिखिएगा उसमें। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा कि नेम द सेक्टर विच कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन द ईयर 17-18। तो 17-18 में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? तो एम्प्लॉयमेंट के केस में अभी भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो तो हमने तैयार कर ही लिया। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाएगा कि सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट के केस में। ठीक है, चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। आगे यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया गया है, इस एमसीक्यू को देखिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, नहीं। पीपल आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, नहीं। आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, हाँ, फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे, तब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क, नहीं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप कंट्री में जो शिफ्ट हुआ था टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का, क्या वही चेंजेस इंडिया में भी हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, डेवलप कंट्री में पहले क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया के केस में क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर पहले तो था ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन सीधा अब टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का दबदबा कभी देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसा कुछ चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अगला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी का देखेंगे और उसके बाद टर्सरी का देखेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं लक्ष्मी नाम के एक फार्मर का, जिसके पास 2 हेक्टेयर प्लॉट है और वो लैंड अनइरिगेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट? कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं या फिर बैंक्स कुछ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस पैसे को यूज़ करके एक कुआं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और इससे लैंड को इरिगेट करेंगे। ठीक है, लैंड को इरिगेट करने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और दूसरा लक्ष्मी के पास एक और ऑप्शन आ गया कि वो सेकेंड क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल वीट को ग्रो कर सकती है विंटर्स के टाइम में, रबी सीजन के टाइम में। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हो सकता है कुछ और 2 लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए यहाँ पे। तो ये एक तरीका की है कि
आप फैसिलिटीज़ पे, इक्विपमेंट्स पे खर्च कीजिए और प्रोडक्शन को बढ़ाइए, और इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। और देखिए साथ ही साथ मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक और डिसीजन लेती है कि एक नया डैम या फिर कैनल्स खोदा जाएगा, डैम बनाया जाएगा या फिर कैनल्स खोदा जाएगा, ताकि जो फार्म से उसको इरिगेशन मिल पाए। ठीक है, अब इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। अब देखिए जब नया डैम बनेगा तो इसमें तो लोगों का ज़रूरत पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो ही जाएगा। कैनल्स भी जब खोदेंगे तो लोग चाहिए कैनल्स खोदने के लिए, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ जब ये डैम बन के तैयार हो जाएगा तब ये पानी प्रोवाइड करेगा, तो लोग जब लैंड पे इरिगेशन मिलेगा तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे तरीके पे। अब मान लीजिए लक्ष्मी जैसे और भी कई सारे किसान हैं जिनको इरिगेशन मिलने का बाद इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ये सब फसल को बेचना भी चाहेंगे, और फसल को बेचने के लिए इनको अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे ट्रांसपोर्टेशन पे और स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स पे, या फिर कुछ अच्छे रूरल रोड्स बना दे जिससे कि मिनी ट्रक्स जो है वो लक्ष्मी जैसे और भी कई सारे किसानों के पास पहुंच पाए जिनके पास पानी अवेलेबल है और जिन्होंने अपना प्रोडक्शन को बढ़ा लिया है। तो अगर इन लोगों को अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए तो इससे लोग और भी मोटिवेटेड होंगे कि ये लोग और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें और अपने क्रॉप्स को बेच के प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा तरीका जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब गवर्नमेंट जब ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पे जब खर्च करेगी तो इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, बल्कि ये जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का जो सेक्टर है वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, जब सरकार रोड्स बना रही होगी, ठीक है, रूरल रोड्स, तो यहाँ पे लोगों का जरूरत पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन, लोग गाड़ी चला के आएंगे, ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। स्टोरेज फैसिलिटी, यहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा तरीका जिसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आते हैं चौथे तरीके पे। अब देखिए लक्ष्मी जैसे जो और भी किसान है इनको सिर्फ पानी तो नहीं चाहिए खेती करने के लिए, पानी के साथ साथ कुछ और भी चाहिए, जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो गया, पंप सेट हो गया, ये सब चीज़ चाहिए। अब ये सब चीज़ खरीदने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। और वो पैसा कहाँ से लाएगी? स्टार्टिंग में तो उसके पास इतना पैसा होगा नहीं, तो वो पैसा को बोरो करने के लिए किसके पास जाएगी? मनी लेंडर्स के पास जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि ये लोग काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लोकल बैंक क्या करेगी? रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट यानी लोन देगी अगर किसानों को, तो ये किसान काफ़ी इजीली ये सब आइटम्स को खरीद पाएंगे और अपने लैंड को कल्टीवेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब पानी के साथ साथ अलॉन्ग विद द वाटर लोगों को और क्या चाहिए? चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सस्ता एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपना प्रोडक्शन को और इम्प्रूव कर पाए। तो चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करके भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा 4 वेज जिससे कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। यहाँ पे गवर्नमेंट का काम ये होगा कि जो सेमी रूरल एरियाज है यहाँ पे आइडेंटिफाई करे कि किस टाइप का इंडस्ट्रीज का यहाँ पे ज़रूरत है, उसको प्रमोट करे और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, ये जो दाल है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं कई सारे किसान। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट चाहे यहाँ पे तो एक दाल मिल सेटअप कर सकती है। वो दाल मिल का काम क्या होगा? ये सबसे पहले तो प्रोक्योर का मतलब होता है बाई करना। तो ये दाल मिल किसानों से दाल पल्स को बाई करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, और उसको शहरों में जाकर बेच देगा। तो ये दाल मिल बनाने से लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात क्या कह रही? इसके साथ साथ ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड ऑनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक कोल्ड स्टोरेज खोल सकती है। ठीक है, इससे किसानों को फ़ायदा ये होगा कि जब दाम कम है तो किसान अपना फसल को यहाँ पे स्टोर कर देंगे और जब दाम अच्छा होगा तो फिर यहाँ से बेच देंगे। तो इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे, तो यहाँ पर भी
जो ये है एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट हो जाएगा। अब आते हैं अगले तरीके में, ऐसे विलेजेस जो फॉरेस्ट एरियाज़ के पास है वहाँ पे फॉर एग्जांपल वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे फार्मर्स आएंगे और अपना जो वाइल्ड हनी है उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो हनी कलेक्शन सेंटर्स भी स्टार्ट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अगला तरीका है कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। यहाँ पे हम ऐसे इंडस्ट्रीज़ को खोलेंगे जो वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये जैसे कि ये सब, इन सबको प्रोसेस करते हो और प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटसाइड मार्केट है उसमें सेल करते हो। अगर ऐसा इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे खोलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये सब कुछ तरीका है कि कैसे हम सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एक बार रिकैप करें क्या, चलिए करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो सेमी रूरल एरिया है उसको फोकस करेंगे और वहाँ पे नीड के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे किसान अगर मेनली पल्स क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक दाल मिल सेटअप कर सकते हैं। ये दाल मिल का काम होगा दाल को खरीदना, प्रोक्योर करना और उसको प्रोसेस करना। ठीक है, और उसको शहर में बेचना। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग स्टोरेज फैसिलिटी खोल सकते हैं। स्टोरेज का दो एडवांटेज होगा, फार्मर्स के लिए एडवांटेज तो होगा ही, प्लस ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करेगा बाकी लोगों के लिए। इसके साथ वो सब विलेज जो फॉरेस्ट एरिया के पास में है वहाँ पे हम एक हनी कलेक्शन सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं जिसमें वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि टर्शरी सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एज ग्रुप है 15 से लेकर 29, इस एज ग्रुप में टोटल 60% पॉपुलेशन आता है इंडिया का। ठीक है, और इस 60% का सिर्फ 51% पॉपुलेशन ही ऐसा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहा है। मतलब टोटल 100 लोग हैं तो उसमें से 100 लोग अगर 15 से 29 साल के बीच में है तो उसमें से सिर्फ जो 51 लोग हैं वही सिर्फ स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो 49 लोग हैं, 49% लोग हैं, वो लोग क्या तो घर में बैठे होंगे या फिर कोई चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे होंगे। तो अगर ये बच्चे स्कूल अटेंड करें तो हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल का बिल्डिंग चाहिए होगा, ज़्यादा टीचर चाहिए होगा और भी बाकी सारे स्टाफ चाहिए होंगे। तो देख रहे हैं कितना एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है एजुकेशन सेक्टर में। एक प्लानिंग कमीशन ने एक एस्टिमेट किया था, प्लानिंग कमीशन अब क्या बन चुका है, नीति आयोग बन चुका है। ठीक है, इसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नियरली 20 लाख जॉब्स क्रिएट किया जा सकता है इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो देखिए इतना पोटेंशियल है यहाँ पे। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करें तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सकता है। अब बात करें दूसरे तरीका पे, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम अपने कंट्री का अगर हेल्थ सिचुएशन इम्प्रूव करें, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होगा, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, ये सब चाहिए होंगे टू वर्क इन रूरल एरियाज़। ठीक है, तो हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो तरीका देखा, बाय इम्प्रूविंग द एजुकेशनल सेक्टर, नंबर 2 बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ सिचुएशन। अब बात करते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो रीजन है या फिर कोई भी जो स्टेट है वहाँ पे टूरिज़्म या फिर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर नए सर्विस जैसे कि IT, इन सबको डेवलप करके भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका। यहाँ पे भी एक प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेट बताता है कि अगर हम टूरिज़्म सेक्टर को इम्प्रूव कर देना सिर्फ, तो यहाँ पे भी एडिशनल 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो इस टूरिज़्म सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। समझ गए? तो ये हो गया 3 तरीका, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, जिससे कि हम जनरेट कर सकते हैं टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये सब हमने जो भी ऊपर में मेजर्स पढ़ा, ये सब क्या हो गया, लॉन्ग टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। ये सब लॉन्ग टर्म मेजर्स है, हमें कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, तो इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया ने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जिसको बोलते हैं द राइट टू वर्क। ठीक है, इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इस राइट टू वर्क का नाम है मनरेगा 2005। तो इसको देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया का, इन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जिसको बोलते हैं द राइट टू वर्क। ठीक है, कहाँ, कितने डिस्ट्रिक्ट में, इन 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में ये लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। इस लॉ का नाम है मनरेगा। ठीक है, 2005। इसका फुल फॉर्म आ जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है चलिए देखते हैं। अंडर मनरेगा 2005 all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment। ठीक है, in a year by the government। तो यहाँ पे ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा।
यहाँ पे बोला गया है कि हर वो लोग जो काम कर सकते हैं और जिनको काम चाहिए रूरल एरियाज़ में, ठीक है, उनको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है इनको एम्प्लॉयमेंट देने में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको बैठा के पैसा देगी, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इनको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोविजंस है। और इस एक्ट के तहत कौन सा काम करवाया जाता है, वही काम करवाया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक शॉर्ट टर्म मेजर्स, इतना ही है इस टॉपिक में। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये मनरेगा के ऊपर ही बनेगा। आपसे पूछेंगे कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ ये सब लिखना पड़ेगा। और एक बात को याद रखिएगा, ये जो नाम है मनरेगा, पहले इसका नाम सिर्फ नरेगा हुआ करता था, ठीक है, NREGA, यहाँ से नाम स्टार्ट था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसका नाम के आगे महात्मा गांधी भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, तो अभी हमने देखा ही, सेकेंडरी के लिए ये सब मेजर्स लेंगे और टर्सरी के लिए जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर, इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना ही क्वेश्चन बनेगा। और ऊपर जो था, ऊपर क्या था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन देख ही लिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, वो हमने देख ही लिया। तो यही 3-4 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक और वे में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई करेंगे चैप्टर में, तो एक तरीका था कि उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हमने क्लासीफाई कर दिया था। तो वो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। और इस बार हम लोग एक और तरीके से क्लासीफाई करने वाले हैं। इस बार हम देखेंगे कि लोग किस तरीके से एम्प्लॉयड है, ये होगा क्राइटेरिया। किस तरीके से एम्प्लॉयड है मतलब उनका कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है, क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है कि नहीं उनके एम्प्लॉयमेंट में, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, पहले इसको पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है कांता का और एक एग्जाम्पल है कमल का। चलिए पढ़ते हैं। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करती है और 9:30 से 5:30 बजे तक वो काम करती है, ठीक है। वो रेगुलरली उसको सैलरी मिलता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और इस सैलरी के अलावा इसको PF भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके साथ साथ उसको मेडिकल और अदर अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडे छुट्टी है, ये एक पेड हॉलीडे है, उस दिन काम नहीं भी करेगी तो उसको उस दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। और जब उसने वो काम को ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, इसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ कांता का एग्जाम्पल। अब देखते हैं कमल का एग्जाम्पल। कमल इज कांताज नेबर, ये कांता का पड़ोसी है, ठीक है। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर, रोज़ काम करता है तो रोज़ का इसका पैसा मिलता है। इन अ ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान में काम करता है, ये देख रहे कमल है, ठीक है। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, और 8 बजे तक काम करता है शाम को, ठीक है। सुबह 7:30 से शाम का 8 बजे तक, तो टाइमिंग ज़्यादा है, ये ज़्यादा टाइम काम करता है कांता के मुकाबले। और देखते हैं, ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, तनख्वाह के अलावा, ठीक है, उसको और कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कांता को और भी बहुत सारा बेनिफिट था ना, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस और भी कई सारा बेनिफिट था, पेड हॉलीडे का बेनिफिट था, लेकिन यहाँ पे ये सब बेनिफिट कमल को नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या लिखा है देखिए, ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं है, कोई पेड हॉलीडे नहीं है। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, इसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है, ठीक है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, इसको एम्प्लॉयर जब चाहे तब इसको निकाल सकता है। तो ये हो गया कमल का कंडीशन। तो इस 2 कंडीशन के जरिए हमने समझा जो कांता जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, और ये जो कमल है ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो यही 2 क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द वे द पीपल आर एम्प्लॉयड। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में और क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सब इंटरप्राइजेस या फिर प्लेसेस ऑफ वर्क आते हैं जहाँ पे जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर है, मतलब यहाँ पे आपको काम हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है, आपको ऐसे ही काम से नहीं निकाल देंगे।
दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है ये, और इनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, किनको, इन इंटरप्राइजेज या फिर प्लेसेस ऑफ वर्क को, ठीक है। और इनको कई सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि फैक्ट्री लॉज हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सब एक्ट में जो भी प्रोविजंस है वो सब चीज़ फॉलो किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्योर्स। इसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसेस है वो काफ़ी फॉर्मल है, सब लिखित काम होता है यहाँ पे, एक रूल्स के हिसाब से चलता है ये। और कई सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो किसी के जरिए एम्प्लॉयड तो नहीं होते हैं, जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग भी इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो उनको भी अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए और कुछ फीचर देखें, तो जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको ये सब बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, उसको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, कि काम कभी छूटेगा नहीं, ये सिक्योरिटी है उसका। दूसरा, उनको सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करना पड़ता है, और जब उनको ओवर टाइम करना भी पड़ता है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उसको कुछ अदर बेनिफिट्स मिलता है। अब ये अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। अदर बेनिफिट्स में आते हैं आपके पेड लीव, ठीक है, आप छुट्टी लेंगे तो उसके बदले भी आपको पैसा मिलेगा। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, कोई त्यौहार आ गया उसका छुट्टी है तो उसके लिए भी पेमेंट मिलेगा। प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होगा, ग्रेच्युइटी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मेडिकल बेनिफिट होता है, बीमार पड़ेंगे तो कम पैसे में इलाज हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कि पीने का पानी मिलेगा आपको, और एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा। और इसके साथ साथ जब आप रिटायर करेंगे तो पेंशन भी मिलेगा। तो ये सब कुछ बेनिफिट मिलता है किसी भी वर्कर्स को इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सब स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनके लिए, लेकिन इनको कोई फॉलो नहीं करता है। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। एक तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका सैलरी कम होता है, प्लस कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, आपसे ओवर टाइम करवा लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, लेकिन पेड लीव नहीं मिलेगा आपको, हॉलीडे नहीं मिलेगा, बीमार पड़ गए उसके लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी मिलेगा मतलब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा उस दिन का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, कभी भी आपको निकाल सकते हैं। आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, और जब कभी काम कम होता है तो लोगों को तब भी निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस सेक्टर में कौन लोग आते हैं, तो इस सेक्टर में वही लोग आते हैं जो स्मॉल जॉब्स कर रहे हैं, सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क, ये लोग भी इसमें आते हैं। रास्ते में कुछ बेचना, कोई रिपेयर का वर्क चल रहा है, साइकिल रिपेयरिंग का दुकान है, तो अभी जो भी लोग काम कर रहे हैं सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और जो फार्मर्स हैं वो लोग भी अपने ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग को भी जब काम पड़ता है तो कुछ लेबरर्स को वो लोग हायर कर लेते हैं, तो ये लेबरर्स भी आ गए किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक। तो एक चीज़ सोच के जवाब दीजिएगा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इसका जवाब होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड है, ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इतना ही है इस टॉपिक से। बात करें यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछेंगे, तो आपको यहाँ से इन दोनों का डेफिनेशन तैयार कर लेना है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। साथ ही साथ इनका फीचर्स भी पूछ सकते हैं और इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितना अंडरलाइन किया हुआ है ये सब आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है और बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए देखते हैं, काफ़ी इजी लग रहा है। अ टीचर टेकिंग क्लास इन अ स्कूल, बताइए कौन सा होगा ये, तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अ हेड लोड वर्कर, ये कैजुअल वर्कर है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तीसरा है फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, तो ये भी हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, तो ऑर्गेनाइज्ड। डेली वेज लेबरर, बताइए कौन सा होगा, अनऑर्गेनाइज्ड। फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री तो ये रजिस्टर्ड जरूर होगा, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड। हैंडलूम वीवर वर्किंग इन अ हाउस, घर में काम कर रहे हैं, कोई लॉ वगैरह फॉलो नहीं होता होगा, तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
हमने ये तो समझ लिया कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि इसमें जो जॉब्स है वो काफ़ी कम है, ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वो ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वो यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जॉब सबको चाहिए, लेकिन यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी कम गति से इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी वेरी स्लोली एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और हाल फिलहाल में ये भी एक ट्रेंड दिखा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इंटरप्राइजेस थे वो अब किस में मूव कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये लोग को टैक्स ना देना पड़े। अगर ऑर्गेनाइज रहेंगे तो अच्छे से टैक्स देना पड़ेगा, सब रूल्स एंड लॉज फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव कर जाते हैं ताकि ये लोग को ये सब चीज़ ना करना पड़े, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को मजबूरी में कहाँ काम करना पड़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, जहाँ पे सैलरी काफ़ी लो है और बाकी सारा बेनिफिट भी काफ़ी कम है। इनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, यहाँ पे एक फेयर वेज नहीं दिया जाता है, अर्निंग तो लो है ही और रेगुलर जॉब भी नहीं है। तो इसलिए ये जॉब सिक्योर नहीं है और कोई भी बेनिफिट लेके नहीं आता है। इसलिए यहाँ के जो वर्कर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और 1990s के बाद से जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया तब लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ने अपना जॉब लूज़ कर दिया इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इन लोग को फोर्स मतलब मजबूरी में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा विथ लो अर्निंग, ठीक है। हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क, रोज़गार तो चाहिए, काम भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन वर्कर्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी मिलना चाहिए इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो ये हो गए लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है लेकिन खेत में काम करते हैं एज ए लेबरर, ठीक है। फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास काफ़ी छोटा ज़मीन है। फिर शेयर क्रॉपर्स, जो ज़मीन पे काम करते हैं और बदले में फसल ले लेते हैं। आर्टिसंस, जैसे कि वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। तो ये सब जो लोग हैं ना, जो लोग ये सब काम करते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं इन द रूरल एरिया, ठीक है। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो देखिए ये जो कैटेगरी था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाला, इसमें 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सब काफ़ी छोटे किसान हैं। तो इन सब किसान को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। तो इन सब फार्मर्स को हम लोग ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इनको आप टाइमली डिलीवरी दीजिए सीड्स का, ताकि टाइम पे सोइंग कर पाए लोग। एग्रीकल्चरल इनपुट जो भी रिक्वायरमेंट है वो दीजिए। एग्रीकल्चरल जो लोन है वो प्रोवाइड कीजिए एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, मार्केटिंग आउटलेट प्रोवाइड कीजिए, ताकि ये लोग का जो भी फसल है वो यहाँ पे आके ये लोग बेच पाए, ठीक है। तो अगर हम ये सब मेजर्स अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जो कि है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में कौन आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? तो यहाँ पे जो वर्कर्स हो गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, ठीक है, जो छोटे इंडस्ट्री है वहाँ के वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स हो गए कंस्ट्रक्शन के, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ये सब के, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स एट्सेट्रा। ये सब जो आते हैं, जो रास्ते में ठेला चलाते हैं, ठीक है, रास्ते किनारे कोई दुकान लगाते हैं, कूली है, गारमेंट मेकर है, कचरा चुनने वाला है, ये सब जो लोग हैं ये आते हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ये काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ में। तो इनको ग्रो करवाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए दो चीज़ों में। एक तो जब ये लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। जब खरीद रहे हो तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए कि कम दाम में इनको रॉ मटेरियल मिल जाए, और जब इनका जो आउटपुट निकले वो आउटपुट को बेच पाए लोग, मार्केटिंग ऑफ आउटपुट में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ये आपने जरूर नाम सुना होगा, SC ST OBC, ठीक है। तो ज़्यादातर वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका तो और भी दुख है, ये लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी खामियां है, लो अर्निंग,
नॉट रेगुलर जॉब, ठीक है, वो सब तो झेलते हैं ही, साथ ही साथ ये लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं। वो यहाँ पे लिखा है बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क दिस वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज द नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट, समाज का भी विकास होगा, ठीक है, समाज में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये चीज़ खत्म होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टॉपिक से ही प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा देखिए, हाउ कैन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो रूरल एरिया का एग्जाम्पल देना है, अर्बन एरिया का एग्जाम्पल देना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है उतना बात लिख देंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक लेट्स रिकॉल में दिया गया है कि अभी तक हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबसे पहले हमने 3 सेक्टर में क्लासीफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या था, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर हमने इस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। और इससे हमें एडवांटेज क्या मिला था कि हमने देखा था कि टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कैसा है इंडिया में, उसको हमने एनालाइज किया था इसके हेल्प से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को और 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, एक था ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक था अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका एडवांटेज क्या हुआ, इससे हमने एम्प्लॉयमेंट इन द 2 सेक्टर्स इसको समझने में हमें हेल्प मिला कि कौन से लोग कितना खुश है अपने काम से, कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है, इस चीज़ को एनालाइज करने में हमें हेल्प मिला यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब एक और वे ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन उस संपत्ति का मालिक है। अगर गवर्नमेंट उस संपत्ति का मालिक है तो उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। अगर कोई प्राइवेट बॉडी उस संपत्ति का मालिक है, संपत्ति को एसेट बोलते हैं, ठीक है, उस एसेट का मालिक है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है वो, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था कि हमने एनालाइज कर पाया टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। और अगर हमने दूसरा वे ऑफ क्लासिफिकेशन चूज़ किया, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला, तो इसका बेनिफिट क्या है, इट हेल्प टू लुक एट एम्प्लॉयमेंट इन द 2 सेक्टर्स। तो ये जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ ये बेनिफिट बताता है, हाँ, ये पहले वाले का बेनिफिट है और ये दूसरे वाले का बेनिफिट है, याद रखिएगा। चलिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस। यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं 2 बेसिस पे, एक तो नंबर 1 हु ओन्स एसेट, उस एसेट का मालिक कौन है, और नंबर 2 डिलीवरी ऑफ सर्विस कौन कर रहा है। तो इस 2 बेसिस पे जो सेक्टर्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट है वो ये दोनों काम को करती है, नंबर 1 ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट और नंबर 2 प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में ये दोनों काम कौन करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज। तो वही लिखा है कि इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। समझ में आ गया। अब बात कर, डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल्स हो गया कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, ये सब प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ प्रिपेयर कर लिया है, पहला चीज़ था डेफिनेशन दोनों का और दूसरा चीज़ हो गया एग्जाम्पल। अब बात करते हैं मोटिव के ऊपर। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और जो पब्लिक सेक्टर है इनका जो मोटिव होता है वो नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो टू डू सोशल वेलफेयर। इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। तो अभी तक आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में 3 डिफरेंस बताइए, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट में तो डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरा पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट में आप मोटिव लिख देंगे कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर का मोटिव है नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सोशल वेलफेयर करना भी इनका मोटिव है। इस वर्ड को याद रखिएगा, टू डू सोशल वेलफेयर, ठीक है। चलिए, अब जो ये मॉडर्न डे गवर्नमेंट है ये बहुत पैसा खर्च करती है किस पर, ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, कई सारे एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च करती है। तो अगला चीज़ यही है कि हम देखेंगे कि वो कौन से एक्टिविटीज़ है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल
बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। कई सारे सर्विसेज ऐसे हैं जिसको सोसाइटी पूरा कंज्यूम करती है और ये प्राइवेट सेक्टर के बस के बात नहीं है कि वो इसको कम दाम में सबको प्रोवाइड कर पाए। तो कौन से वो सर्विसेज है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो ऐसा क्यों है कि ये जो सर्विसेज है इसको प्राइवेट सेक्टर एट अ रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनको लाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा और ये प्राइवेट सेक्टर के कैपेसिटी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे वो पैसा खर्च करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। गवर्नमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये रोड बना दिया, रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स तो लेती है ना, तो ये पैसा कलेक्ट करने का काम हज़ारों लोगों से, कई सारे लोगों से सरकार पैसा वसूलती है। तो ये पैसा वसूलने का काम प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट तो है कि सब में टैक्स लाकर पैसा वसूल लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर अपना डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। और देखिए, इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज़। और मान लीजिए कि ये प्राइवेट सेक्टर ये सब सर्विस प्रोवाइड कर भी दी, पैसा भी जुगाड़ कर ली, लोगों से पैसा भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड करेंगी ना, तब ये लोग क्या करेंगे, काफ़ी हाई रेट चार्ज करेंगे लोगों से। सब लोग तो इतना हाई रुपया तो नहीं दे पाएंगे ना रोड को यूज़ करने के लिए, कोई भी पब्लिक सर्विस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तीसरा डिसएडवांटेज हो गया प्राइवेट सेक्टर का कि ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे भी तो ये लोग काफ़ी हाई रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेज, रेलवेज, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम। तो ये सब कुछ ऐसे सर्विसेज है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को रोल प्ले करना ही पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर के बाद एक तो पैसा नहीं होगा इतना सब चीज़ बनाने के लिए, और अगर पैसा हो भी तो ये लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों से, ठीक है। और अगर सर्विस प्रोवाइड कर भी दिए तो ये लोग काफ़ी हाई रेट चार्ज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो ये सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी हेवी स्पेंडिंग करना पड़ता है और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिया है ये हर कोई यूज़ कर पाए। तो हम लोग यूज़ करते हैं हर कोई, ठीक है। चलिए तब देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको ये लाइन दे देंगे कि देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, और बोलेंगे कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एज टू हु कैन प्रोवाइड देम एट अ रीजनेबल कॉस्ट, द प्राइवेट और द पब्लिक सेक्टर एंड वाई। बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट के आधार पर आप ये बताइए कि ये सब जो सर्विसेज है, सेवरल थिंग्स, ये कौन प्रोवाइड करेगा। तो हम समझ गए कि इसको पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करेगा। और क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ये सब रीजन है। लार्ज सम्स ऑफ मनी रिक्वायर्ड होगा, कलेक्टिंग मनी इज़ नॉट ईजी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे भी तो हाई रेट चार्ज करेंगे और हेवी स्पेंडिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ बात आपको लिख देना है। तो यही सब कुछ आपको एग्जांपल्स के साथ लिख देना है, ठीक है। ये पूरा पैरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना प्रोडक्शन या फिर बिजनेस नहीं चला पाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको उतना ही कॉस्ट में बेचा जाए जितना कॉस्ट में उसको जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफ़ी खर्चा आता है। अगर उतना ही खर्चा में लोगों को सप्लाई किया जाए तो कई सारे जो यूनिट्स है, खासकर से स्मॉल स्केल यूनिट्स, वो लोग बंद हो जाएंगी, वो लोग उतना खर्चा उठा नहीं पाएंगी और पब्लिक भी उतना खर्च पे नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आती है। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है और सप्लाई करती है ऐसे रेट पे जिसको इंडस्ट्रीज लोग क्या करवाए, अफोर्ड कर पाए। तो प्राइस को कम करने का दाम भी गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने में 100 रुपया लगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 40 रुपया अपना पॉकेट से देगी और इंडस्ट्रीज को बोलेगी कि आप सिर्फ 60 रुपये दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक क्या कर रहा है, सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये अगला फंक्शन हो गया पब्लिक सेक्टर का। और आगे देखते हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों से एक सही दाम में जो उनके फसल है उनको खरीदती है, एग्जाम्पल व्हीट और राइस, ठीक है। और सरकार इसको खरीद के गोडाउन्स में क्या करती है, स्टोर करती है।
और इसको राशन दुकान की रेशन शॉप जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, उसके ज़रिए ये इसको लो प्राइस में लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, समझे ना। ये फार्मर्स है, ये कंज्यूमर्स है, तो गवर्नमेंट जो है बीच में वो फार्मर्स को सही दाम दे के इनसे फसल खरीद लेती है और कम दाम में कंज्यूमर को बेचती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी काफ़ी खर्चा बियर करती है। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का एक सपोर्टिव रोल है। फिर ऐसी कई सारे एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी फंक्शन है, जो किसी भी गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। वो है द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। और वो कौन सी एक्टिविटीज़ है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट को हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा, जैसे कि रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली जो एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है। ठीक है, और इंडिया का जो इलिटरेट पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो ये तो और भी नेसेसरी हो गया कि गवर्नमेंट इस एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी अच्छे से फोकस करे। तो ये भी गवर्नमेंट का रोल है। और देखिए हेल्थ का बात करें तो इंडिया का क्या है, नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, कुपोषित है आधे से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, फिर अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, एक चौथाई तो काफ़ी बुरी तरीके से बीमार है। और इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कुछ स्टेट्स का, जैसे कि उड़ीसा का 41 है, मध्य प्रदेश का 47 है, वो काफ़ी हाई है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद है ना कि एक साल पूरा होने से पहले ऐसे कितने बच्चे हैं 1000 में से जो मर जाते हैं। तो उड़ीसा में 41 ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं एक साल पूरा होने से पहले, फिर 47 मध्य प्रदेश में है। तो ये काफ़ी हाई है, तो इसको कम करना भी ज़रूरी है। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का है कि वो हेल्थ सेक्टर पे भी काफ़ी फोकस करे, हेल्थ सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करे एट अ लो कॉस्ट। और देखिए फिर गवर्नमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी गवर्नमेंट फोकस करती है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है और हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ प्रोवाइड करती है। It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas. ये भी गवर्नमेंट का ही रोल है, जो गरीब से गरीब जो लोग हैं और जो कंट्री का इग्नोर्ड रीजन है, ऐसा इलाका जहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँचाए वहाँ तक डेवलपमेंट को पहुँचाए। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया पब्लिक सेक्टर का रोल। इससे ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो ये सब जो भी अंडरलाइन किया हुआ ये सब रोल हो गया पब्लिक सेक्टर का। फिर एक एक मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ से पूछेंगे कि क्लासीफाई द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ओनरशिप वर्ड देखते ही आपको कैसे क्लासीफाई करना है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, फिर और एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नेम द सेक्टर इन विच द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जिसको ओन करती है वो कौन सा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और ये डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तो ये तो आ ही सकता है। ठीक है, तो यही था लास्ट टॉपिक, इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और यहाँ पे कुछ MCQs दिया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। आप खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आप ये सब सकेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। पहला क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट का बात किया जा रहा है, हैज़ इंक्रीज या फिर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। हमें पता है कि सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ा है, उतना नहीं बढ़ा है, तो हैज़ नॉट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो ये कौन सा होगा बताइए। अगर आपने इसका आंसर टर्शियरी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का बात करें तो हमेशा सबसे पहला ख्याल किसका आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लार्ज वर्कर काम करते हैं फिर स्मॉल, तो आपको लिखना होगा काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज अ डैश प्रोडक्ट। वेरी इजी, बताइए क्या होगा। तो कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है और क्लोथ एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स आर डैश। बताइए क्या होगा इसका। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की एक्टिविटीज़ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है या फिर इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर आपने इसका जवाब इंटरडिपेंडेंट दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए कुछ MCQs हैं यहाँ पे। नंबर 1, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो ओनरशिप कहीं है यहाँ पे, हाँ ये रहा ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, यही हो जाएगा इसका आंसर। नंबर B,
प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। नेचुरल वर्ड सुनते ही कौन सा सेक्टर का ख्याल आता है? प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनल ईयर। जब भी जीडीपी सुनते हैं तो हमारे मन में आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले नहीं लेते हम लोग। और क्वेश्चन नंबर डी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन 13-14 इज बिटवीन डैश परसेंटेज। तो ये लगभग हो सकेगा 50-60% होगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे भी एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर और यहाँ पे कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस। अगर अनइरिगेटेड लैंड है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इरिगेशन कहाँ पे है? कैनाल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। तो 1 का डी हो जाएगा, ये हो गया 1। लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स का कम दाम है तो इसको क्या करेंगे? सेटिंग ऑफ एग्रो बेस्ड मिल्स, नहीं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, नहीं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाई गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट उसको बाई करेगी तो अच्छे दाम देगी, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है। डेट बर्डन, डेट भी लोन होता है, लोन का अगर बर्डन है तो इसके लिए क्या? तो बैंक इस लोन को प्रोवाइड करे लो इंटरेस्ट रेट पर, तो ये हो जाएगा 3 का। नो जॉब इन द ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में कोई जॉब नहीं है तो कहीं और काम कीजिए, लाइक एग्रो बेस्ड मिल्स पे, तो ये हो जाएगा इसका 4। और बचा कौन सा? कंपेल टू सेल ग्रेन्स टू लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट, मजबूरी में बेचना पड़ जाता है लोकल ट्रेडर्स को, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म कीजिए। ठीक है, इससे बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, तो 5 हो जाएगा इसका। तो इतना ही आप तैयार कीजिए, और जो क्वेश्चन हम चैप्टर के बीच में बोले हैं उतना तैयार कीजिए, और जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे ही अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपका पूरा कंप्लीट नोट्स होगा। इसके बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। और वीडियो एंड करने से पहले 2 क्वेश्चन आपके लिए हर बार की तरह होमवर्क के लिए जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा कि विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973, बताइएगा सोच के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन होगा ये कि नरेगा 2005 गारंटीज वर्क फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, कितने दिनों का रोजगार मिलता है यहाँ पे, इसका आंसर भी बताइएगा। तो यही 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसका आंसर। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके बातों से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कीजिए, वहाँ भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके काम के, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।